जय हिंद मेरे सेठ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आपके क्लास 11 का, किसका मैं बात कर रहा हूं, क्लास 11 का जो टर्म 2 है, इसके लिए जो भी मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो आज इसी मॉडल पेपर के सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी ऐच्छिक का जो सेट संख्या 2 है, इसके हम लोग सॉल्यूशन पे बात करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो देख सकते हो सबसे पहले आप यहाँ पे आपके कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इसी के हिसाब से क्या करना है, आपको उत्तर जो है देने हैं। तो बेसिकली आप क्या करें, इनको पढ़ ले। मैं इनको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि पढ़ने से बहुत ज़्यादा टाइम जो है जाने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आपका क्या है, खंड क है और वो क्या है, अपठित बोध। क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा गद्यांश दिया है जिसको आपको पढ़ लेना है। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं चलूंगा आंसर पे। देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रदूषण की समस्या विज्ञान की देन है कैसे। क्वेश्चन क्या है कि प्रदूषण की समस्या विज्ञान की देन है कैसे। तो बात करें आंसर पे, देख सकते हो पर्यावरण अशुद्ध होना ही प्रदूषण है। प्रदूषण की समस्या आज एक बड़ी समस्या है। यह देख सकते हो क्या है, यह सम्मान वैज्ञानिक की देन है। क्या है, वैज्ञानिक की देन है माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो क्या है आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो बात करें आंसर पे, तो हमारे चारों ओर प्रकृति का जो समूचा रूप दिखाई पड़ता है या महसूस होता है वही क्या है, पर्यावरण है माय डियर फ्रेंड। यानी कि हमारे चारों ओर जो भी चीजें हमको दिखाई देता है या जो भी महसूस होता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पर्यावरण बोलेंगे माय डियर फ्रेंड। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि दिखाई देना, जो भी कुछ दिखाई दिया, हवा तो कभी दिखाई नहीं देता लेकिन वो पर्यावरण का हिस्सा ही कि नहीं, उसको महसूस कर सकते हो, उसी तरह का बात है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि पर्यावरण और प्रदूषण में क्या संबंध है। तो बात करें आंसर पे, तो मानव प्रकृति के 5 तत्व भूमि, जलवायु, अग्नि और आकाश से निर्मित हुआ है। इन्हीं तत्वों के आपसी संतुलन इनकी एक दूसरे की अनिवार्यता से बने पर्यावरण को हम पर्यावरण के रूप से जान सकते हैं। पर्यावरण अशुद्ध होना ही प्रदूषण है। प्रदूषण की समस्या एक बड़ी समस्या है। यह समस्या विज्ञान की देन है। यानी कि आप देखोगे तो जो पूरा का पूरा जो एक मानव की जो प्रकृति है वो 5 तत्वों से, भाई भूमि से, जल से, वायु से और अग्नि से बना है और आकाश निर्मित है। यानी कि अगर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में मौजूद जितने भी भूमि, जितना भी जल, जितना भी वायु और जितना भी अग्नि और जो भी आकाश है वो भी क्या हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, वो भी प्रदूषित हो जाएगा। तो दोनों जो है एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंध है माय डियर फ्रेंड। अब देख सकते हो आपका एक अथवा का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। और आपका क्वेश्चन क्या देख सकते हो, अन्याय का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि अन्याय के सम्मुख क्यों नहीं झुकता। अन्याय जो है सम्मुख क्यों नहीं झुकता। तो बात करें आंसर पे, देख सकते हो कि अन्याय का अर्थ अन्यास क्या है, अन्याय होता है। क्या है, अन्याय होता है। और अन्याय के समक्ष नहीं झुकना चाहिए क्योंकि लोग एक ही, देख सकते हो क्या है कि लोग एक ही बार मरता है तथा देख सकते हो तुम स्वयं मरने के मुख पर चरण रखे हो तो वह अन्याय से क्या करना, डरना ही नहीं, क्योंकि अब इंसान एक बार मरने वाला है और आप मरने से डरोगे तो फिर आपको होगा कैसे, ये आपको बोला गया है। अगला प्रश्न देख सकते हो, मरण के मुख पर चरण धरो का आशय स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो बात करेंगे, जब लोग अपनी आन के लिए अन्याय से लड़ाई की है और तुम यह भी जानते हो कि तुम इस लड़ाई में यमराज के पास खड़े हो तो अपने आन के लिए सत्य का क्या करना पड़े, सामना करना पड़े। अब आप अन्याय के प्रति अपना आवाज उठा चुके हो, आप अन्याय के प्रति लड़ रहे हो और आप इस समय चिंता करोगे कि मेरा क्या होगा, क्योंकि जब आप अन्याय के प्रति लड़ रहे हो तो आप यही से क्या करते हो कि अपना जो पैर है अपने यमराज के मुख पे धारण कर दिया है। अगला देख सकते हो क्या है कि गद्यांश में कवि का क्या प्रेरणा दे रहा है। ये जो गद्यांश आपने देखा, जो सेकंड ओर का गद्यांश था, वो आपको क्या प्रेरणा दे रहा है, तो बात करेंगे। तो इस गद्यांश में कवि अपने सम्मान के लिए सदा अन्याय से लड़ने को क्या करता है, कहता है, और यही जो है प्रेरणा दे रही है। बात करें दूसरे प्रश्न पे, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका क्या है, कंप्यूटर साक्षरता का महत्व अथवा राष्ट्र एकता पर क्या करना, निबंध लिखने के लिए बोला है माय डियर फ्रेंड।
तो बात करेंगे कंप्यूटर साक्षरता पे, पहले हम लोग बात करेंगे। देख सकते हो क्या है कि विज्ञान के खोज ने मनुष्य जाति को कई वरदान दिए हैं। कंप्यूटर भी इसी चमत्कार का एक भाग है। यह यांत्रिक मशीन ने हम इंसानों का जीवन काफी आसान और तनाव मुक्त बना दिया है। इस चमत्कारी आविष्कार ने हम इंसानों को अनेक अमूल्य समय बचाया है, जिसे आज हम अन्य कामों में क्या कर लगा रहे हैं भाई। तो सही बात है, कंप्यूटर ने हमारे क्या किया, बहुत से कामों को क्या कर दिया, बचा दिया है। अब देखोगे आगे क्या है कि वैसे तो कंप्यूटर का आविष्कार गणना करने और सूचनाओं का इकट्ठा करने के लिए हुआ था, परंतु इसकी कार्य देख सकते हो सरलता, तेजी और सटीक के कारण आज इसका उपयोग आज हर क्षेत्र में होने लगा है। यह जटिल से जटिल कार्यों को काफी सटीक और तेजी से कर देता है। कंप्यूटर के उपयोग आज श्रम काफी कम, कंप्यूटर के उपयोग से क्या श्रम में कमी हो गया है और अमूल्य समय की क्या हो रही है, बचत हो रही है। आगे देख सकते हो क्या है, इंटरनेट आने के बाद कंप्यूटर का महत्व और भी बढ़ गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता ने आज शिक्षा, व्यापार, कार्यालय की कार्य प्रणाली इत्यादि में नए नए क्रांति ला दी है। आगे देख सकते हो क्या है, कंप्यूटर ने वरदान के रूप में जहां देख सकते हो कंप्यूटर ने वरदान के रूप में जहां अनेक सुविधाएं दी, वहीं इसके कारण अनेक बेरोजगारी देख सकते हो क्या है, आलिस है ना, सामग्री का सरलता से वितरण, ऑनलाइन कोड इत्यादि। हालांकि थोड़ी सावधानी से इन पे नुकसानों से बचा जा सकता है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे काम को समय को बचाया है, तो साथ में बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया, बेरोजगार भी जो है कंप्यूटर कर दिया है। अब अगला देख सकते हो क्या, राष्ट्र एकता पे बात करेंगे। तो बात करें आंसर पे देख सकते हो, राष्ट्र एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, वह एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रेम एवं देख सकते हो क्या है, अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है मेरे दोस्तों। आगे देख सकते हो, राष्ट्र एकता राष्ट्र को देख सकते हो सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्र एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदाय, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लिए लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। आप देखोगे जैसे हमारे भारत में एकता है, तो हमारे यहाँ आपको अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जाति के, अलग अलग वेशभूषा के लोग मिलेंगे, लेकिन सभी लोगों के बीच में आपसी एकता है। तो सभी लोग जो है एक ही सूत्र में क्या है, बांधे हुए हैं। अनेक भिन्नताओं के उपरांत भी सब परस्पर मेल जोल के क्या करते रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्र एकता की एक मिसाल है। जितनी भिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध है उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिलता है। बात तो सही भाई। यहाँ अनेक जाति व संप्रदाय के लोग, जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा पूर्णतः भिन्न भिन्न है, एक साथ निवास करते हैं। सभी राष्ट्र एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। आगे देख सकते हो क्या है कि जब तक किसी राष्ट्र की एकता शक्ति है, तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त समझा जाता है। और उसका मैं बोलूंगा तो उसका पावर ही क्या है, कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा आपको। जैसे अगर आपको एक लकड़ी दिया जाए तो आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको एक मुट्ठा लकड़ी दिया जाए तो आप तोड़ नहीं सकते हो। इसका स्पष्ट ही होता है ना भाई कि एकता में ही क्या होता है, बल होता है। माय डियर फ्रेंड, बात करें अगला, देख सकते हो अगला प्रश्न आपका क्या है, 9 नंबर का प्रश्न है कि प्राचार्य को पत्र लिखकर विद्यालय में देख सकते हो वाचनालय के लिए हिंदी अंग्रेजी के एक दैनिक समाचार पत्र मंगवाने के लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आप कहां से लिख रहे हो, देख सकते हो क्या, परीक्षा भवन। आप यहाँ पे डेट लिख दोगे। मैंने जिस दिन की वीडियो को मॉडिफाई किया था, मैंने उसका डेट लिखा है। तो यहाँ पे पहले लिखना सेवा में, फिर आपको क्या लिखा, श्रीमान प्राचार्य महोदय। आप अपना स्कूल का नाम लिखोगे। मैंने यहाँ पे प्रीतम विद्या मंदिर लिख दिया है। विषय देख सकते हो क्या है, वाचनालय में दैनिक समाचार पत्र मंगवाने संबंध में बात करेंगे। आगे देख सकते हो, महाशय क्या है, महाशय सविनय निवेदन है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली सभी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वे इन जानकारियों से अपने आसपास का अपडेट रख सकेंगे, जिससे इनकी ज्ञान विज्ञान में रुचि के साथ साथ देख सकते हो क्या है, रुचि के साथ साथ जानकारी बढ़ेगी तथा देश विदेश की जानकारी भी होगा, जिससे वे अपना संपूर्ण विकास कर पाएंगे। अतः श्रीमान से यह आग्रह है कि हमारे वाचनालय में हिंदी और अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र प्रतिदिन मंगवाने का कृपया करें,
जिसके लिए हम सब छात्र आपके सदा आभारी रहेंगे। इस तरह से क्या करना है, आपको लिख देना है। आप भवदीय लिखना है, समस्त छात्र आपको ऐसे लिखना है। भाई सभी छात्र कर रहे हैं, सभी छात्रों के लिए आपको ये देना पड़ेगा। आगे देख सकते हो आपका प्रश्न क्या है भाई, समाचार लेखन के लिए क्या देख सकते हो, क्या है कि समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्वों का वर्णन करने के लिए बोला है। तो बात करें इसमें, देखिए क्या क्या तत्व होता है। पहले तो नवीनता होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, संक्षिप्तता होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए, सुरुचि होना चाहिए। अगर इतनी सारी चीजें हैं तो कोई भी समाचार में क्या होगा, आपको देखने में पढ़ने में सब कुछ अच्छा लगेगा। और इसमें क्या देख सकते हो, पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता के प्रकारों को लिखें। तो बात करें आंसर पे, तो पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण है ना, लिखना, एकत्रीकरण कोमा लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, समस्त क्या है, संपादित करना है। यानी कि आप देखोगे तो समाचार पत्र क्या है कि अभी के जो सभ्यता चल रहा है, जो ट्रेडिशन चल रहा है, इसका एक अंग है भाई। और समाचार पत्र में क्या होता है कि समाचारों को एक जगह इकट्ठा करना, फिर उसको लिखना, फिर उसके जानकारी एकत्रित करना, और करने के बाद क्या करना, लोगों तक पहुंचाना, संपादित करना, यही सब क्या होता है, इसका काम होता है। और देख सकते हैं समय प्रस्तुतिकरण आदि क्या है, सम्मिलित, यानी कि लोगों तक पहुंचाना क्या है, ये सबसे मेन काम है। बात करें पत्रकारिता के प्रकार, तो क्या देख सकते हो, खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता और आर्थिक पत्रकारिता, और भी बहुत सारे पत्रकारिता है, लेकिन इतने सारे क्या है, मुख्य पत्रकारिता है मेरे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न पे, तो निम्नलिखित काव्यांश में से किसी एक प्रसंग की व्याख्या करने के लिए बोला है। तो आपका एक काव्यांश है कि देख सकते हो क्या है कि नवतायिक सा खंडित पुलकित यह क्षुरधरा को चूम रहा, क्या है, भूधरा को चूम रहा। तो बात करेंगे इसके बारे में। और दूसरा आपका क्या है, देख सकते हो दूसरा क्या आगे क्या है कि वह अंगारों का मधुर रस पी केसर किरणों सा झूम रहा है ना, अनमोल बना, देख सकते हो क्या है कि अनमोल बना रहने को अब टूटा कंचन हीरक पिघलाकर। तो ये आपका क्या है भाई, इसको मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, मैं सीधा वर्णन पे जाऊंगा। देख सकते हो क्या आपका कि स्वर्ण और हीरे के स्वभाव का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि जिस प्रकार सोने को आग में तपा लो, औजार से काटकर टुकड़े टुकड़े पर लो, किंतु वह अपना स्वभाव की लचक व अपनी चमक को नहीं छोड़ता। यानी कि अगर आप एक सोने को किसी आग में लेके जाते हो या किसी औजार से काट देते हो, तो क्या वो सोना चांदी होगा, क्या वो सोना तांबा होगा? नहीं, वो सोना ही रहेगा। तो अपनी जो चमक है, अपनी लचक जो कभी नहीं छोड़ता। हीरे को कितने भी तेज धार से काटा जाए अथवा अंगारों में डाल दिया जाए, वो अपना स्वभाव की कठोरता को त्याग कर पिघल नहीं सकता। वो अपनी कठोरता को क्या रखेगा, बनाए रखेगा। उसी प्रकार के प्रलोभन में देख सकते हो क्या है कि उसी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपने जन कल्याणकारी स्वभाव को बदलना नहीं चाहिए, ऐसी कवित्री। तो बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या देख सकते हो, निम्नलिखित में से किन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए। पहला प्रश्न क्या है देख सकते हो कि जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से, क्या देख सकते हो, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना लिखने के लिए बोला है। तो मैं बात करूं आंसर पे। तो इस कविता में देख सकते हो क्या, इस कविता में कवित्री मानव को आंधी तूफान भूकंप की चिंता ना करते हुए सांसारिक माया मोह के बंधनों को त्याग कर, समस्त सुखों भोग विलासों को छोड़कर, समस्त कष्टों को भूलकर और कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ते रहने की क्या दी है, प्रेरणा दी है माय डियर फ्रेंड। यानी कि सभी सुख को, सभी दुख को, सभी भावनाओं को छोड़कर क्या करना, आपको निरंतर बढ़ते रहना, इस तरह का भावना दिया है। अगला देख सकते हो क्या है, बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को कालिदास की याद क्यों आती है, यह प्रश्न है आपका। तो बात करें आंसर पे, तो देख सकते हो क्या लिखा है कि बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद इसलिए आती है क्योंकि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूत में यक्ष ने बादलों को अपना संदेश देकर दूत के रूप में अपनी पत्नी के पास भेजा था। दूत के रूप में क्या था, अपनी के पास भेजा था, है ना। अपने संदेश का उत्तर पाने की आशा में वह बड़ी क्या था, देख सकते हो क्या है, अधीरत से बादलों की ओर देख रहा था। इसीलिए क्या कहते हैं, उसको कालिदास की याद आ रही थी।
बात करें अगले प्रश्न पे, देख सकते हो क्या है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि के सामने ऐसे कौन सी विवशता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं। घर के वापसी कविता के आधार पर लिखने के लिए बोला है। तो बात करें आंसर पे, तो रिश्ते नहीं खुलते की विवशता कवि ने बताया है उसके घर में घोर गरीबी है। गरीबी के कारण रिश्तों में खिंचा हुआ तनाव है, जिसके कारण सब एक, देख सकते हो क्या है, सब एक दूसरे के सामने जाने से कतराते हैं। इस तरह सब में बातचीत बंद है। यह रिश्तों के मध्य व्याप्त मधुरता को कम कर देता है। देख सकते हो क्या है कि करीब होते हुए भी अपने मन की बात को व्यक्त नहीं कर पाता। ये सारी जो है बातें लिखी हैं। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन, देख सकते निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के क्या करना उत्तर देने के लिए बोला है। क्वेश्चन क्या देख सकते हो, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में देख सकते हो शुभमार क्यों नहीं किया गया, है ना। तर्क संगत क्या करना उत्तर लिखने के लिए बोला है। तो बात करें ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में देख सकते हो क्या है शुभमार नहीं किया गया, क्योंकि इसके निर्माता उस उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जिसका ज्योतिबा फुले विरोध करते थे। वे हमेशा ब्राह्मण समाज में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। वे समाज में ब्रह्म समाज के वर्चस्व के क्या थे, विरोधी थे। तो भाई आखिर ऐसा क्यों नहीं था कि ज्योतिबा फुले का उस सूची में नाम नहीं था। तो ये जो उच्च तबके के लोग थे जिन्होंने ये पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व किया, उनका वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। वो ऐसा नहीं बोलते थे कि ब्रह्म समाज खराब है, बल्कि ब्रह्म समाज में जो भी आडंबर हो रहे हैं और जो भी रूढ़िवादी धारणा है कि पुराना जो रीति रिवाज चल रहा है उसी को लेके क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। आगे देख सकते हो क्या है कि खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया जाता है। तो बात करें आंसर पे, तो खानाबदोश कहानी में आज के समाज की निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है। पहला क्या है, किसानों का जीविका चलाने के लिए गांवों से पलायन करना। पहला क्या है, किसानों का जीविका चलाने से गांवों से पलायन करना। दूसरा क्या देख सकते हो आपका क्या लिखा है कि मजदूरों का शोषण तथा क्या देख सकते हो कि नरकीय जीवन, मजदूरों का शोषण करना, नरकीय जीवन, जातिवाद तथा भेदभाव भरा जीवन, स्त्रियों का शोषण। लेखक ने प्रस्तुत कहानी में सुकिया और मानव के मध्य निम्नलिखित समस्याओं के बारे में सक्षम रखा है। ये ऐसे दो पात्र की कहानी है जो भेड़ चाल में देख सकते हो क्या है कि भेड़ चाल में जीवन नहीं बिताना चाहते थे। वे समझौता नहीं करते थे, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं और समाज के ठेकेदारों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। वे अपनी शर्तों पर जीने के लिए कष्टों को गले लगाने से नहीं झुकते हैं। इस तरह के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो से लेखक ने अपने देश की देख सकते हो क्या है खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा। तो बात करें आंसर पे, देख सकते हो क्या है आपका आंसर कि लेखक मानते हैं कि हिंदुस्तान लोग क्या आलस के कारण बेकार हो गए हैं। किसके कारण, आलस के कारण बेकार हो गए हैं। उनकी जो योग्यता और क्षमताएं हैं वे आलसपन के कारण समाप्त हो गई है। अब उनमें नेतृत्व का गुण नहीं रहा। उन्हें ट्रेन के इंजन की भांति कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए। पूरे भारत में अलग अलग जाति संप्रदाय आदि के लोग रहते हैं। इनमें स्वयं चलने की क्षमता ही नहीं। इन्हीं देख सकते हो कि इन्हें सदियों से एक बाहरी व्यक्ति ही अपने इशारों पे नचा रहा है। यह सही नहीं है। अतः लेखक कहता है कि हमें इसका कारण खोजना पड़ेगा। तब तक हम समस्या को ढूंढें और उसका हल निकालें। हम भारतीयों में ही कमी है, आगे देख सकते हो कमी है कि हम समस्या को तो पहचान लेते हैं लेकिन कारण की जड़ नहीं ढूंढते, है ना। जिस दिन हमने यह पहचान लिया उस दिन हमारे दिन फिर जो है आ जाएंगे, ऐसे लेखक ने कहा था। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है
कि सुधा अरोड़ा अथवा महादेवी वर्मा के किन्हीं दो रचनाओं के बारे में बात करना है। तो सुधा अरोड़ा की रचना क्या देख सकते हो, आपके यहाँ पे लिखा है बगैर तरासे हुए, बगैर तरासे हुए, है ना, देख सकते हो क्या युद्ध विराम, है ना, ये आपका दो है। और आप आपके बाकी जो लिखे हैं आपको याद रख लेने हैं। उस तरह महादेवी वर्मा के क्या देख सकते हो, निहार, है ना, रिशम, निर्जा और क्या संध्या गीत, ये सारे किसके, महादेवी वर्मा के हैं। बात करें 7वें नंबर प्रश्न पे, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर लिखना है। तो बात करें आंसर पे, तो प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में बहुत अंतर आया है। किसी वस्तु का प्रचार के लिए ढोल नगाड़े आदि बजाकर उसके विषय में घोषणा की जाती थी। एक व्यक्ति रिक्शा, तांगे आदि से बैठ जाता था और उस वस्तु का पोस्टर लगाकर ढोल बजाते हुए जोर जोर से उसके विषय में बताता था। कुछ लोग घर घर जाकर अपनी वस्तुओं का विज्ञापन किया करता था। कई बार नुक्कड़ों पर नाटक आदि के माध्यम से भी वस्तु का विज्ञापन किया जाता था। अब किसी भी वस्तु का प्रचार प्रसार, अब देखो वो पहले किस तरह का सिस्टम था कि भाई पहले क्या किया कि कोई भी वस्तु मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसके प्रचार प्रसार के लिए लोग क्या करने लगे, ढोल नगाड़ा बजा के प्रचार करने लगे। कहीं पे किसी गाड़ी या तांगे में उसका पोस्टर साट के ढोल बजाते हुए जा रहे हैं, कहीं पे नाटक कर दिए, उसके बारे में घर जाके बताने लगे। लेकिन अब नहीं होता, अब किसी वस्तु के बारे में जानकारी जो है आपको अखबार के माध्यम से, किसके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मैगजीन के जो होता है उसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल फोन के देख सकते हो के विज्ञापन को कई गुना तीव्रता एवं प्रभावशाली जो है बना दिया है। आपका एक अथवा का प्रश्न बात करते हुए प्रश्नों पे, तो हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व कौन कौन सी बातें उभर कर आई, ये आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, तो देख सकते हो क्या है, देख सकते हो मकबूल फिदा हुसैन को पेंटिंग से बहुत लगाव था। जब कभी वो दुकान पर बैठते तो वहां भी कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाते रहते थे। पेंटिंग से उसका प्यार इतना अधिक था कि हिसाब की किताब में 10 रुपया लिखता था तो ड्राइंग की कॉपी में 20 चित्र बना देता था। तो इस तरह की जो है बातें जो है देखने के लिए मिलती थी। बात कर आगे देख सकते हो क्या है आपका कि आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि लेखक का अपने दादा से विशेष लगाव रहा। तो बात करें आंसर पे, तो लेखक के दादा देख सकते हो, लेखक के दादा की मृत्यु ने उसे बहुत दुख पहुंचाया। यह उसके लिए बड़े सदमे से कम नहीं था। वह गुमसुम हो गया और किसी से बातचीत नहीं करता था। दादा की मृत्यु के बाद वह कई दिनों तक दादा के कमरे में बंद रहा। दादा की पुरानी अचकन देख सकते हो कि अचकन पहनकर वह कहीं उन्हीं के बिस्तर पर लेटा रहता था। इस तरह वह अपने दादा के पास ही सोने का आभास करता था। इन सारी बातों से पता चलता है कि उसे दादाजी से क्या था, विशेष लगाव था माय डियर फ्रेंड। देख सकते हो अथवा का एक प्रश्न है कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ में किन किन चित्रकारों का जिक्र हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देख सकते हो इसके बारे में क्या करना है कि आपको खुद से आंसर लिख लेना है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं है, और नहीं आता है तो इसके लिए मैं एक साफ से वीडियो बना दूंगा। तो अभी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है माय डियर फ्रेंड। दोस्तों अगला वीडियो जैसे ही आएगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कब, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।